अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम नज़ीर चैनल में मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। अभी कुछ न्यूज़ से ये चीज़ पता चल रही है कि हमारे पास जो फिज़िकल एकेडमीज़ हैं वो बंद होने वाली हैं। तो आप जितना जल्दी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना ही जल्दी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोविड की वजह से कुछ नोटिफिकेशंस आए जिसमें फ़िज़िकल जो आपके पास एकेडमीज हैं वो बंद होने वाली हैं। तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपको जो डिस्काउंट है वो उसको अवेल कर सकें। तो आज हमारा केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम 3 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। पहला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NMDCAT और ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कुछ ना कुछ MCQs आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कन्फिगुरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in shells, orbits or subshell और ऑर्बिटल्स। कि आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज ऑफ शेल्स, और दूसरी जो हम कहते हैं दैट इज ऑर्बिटल्स या इसको हम सब शेल भी कहते हैं, सब शेल। अब कल हमने जो बोहर एटॉमिक मॉडल वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने आखिर में कहा था कि जो शेल्स को नाम दिया गया वो KLMN का नाम दिया गया। हमारे पास जो डिफरेंट शेल हैं वो है K L M N O। तो K पहला शेल है, L दूसरा शेल है, M तीसरा शेल है, N आपके पास चौथा शेल है और O आपके पास 5th शेल है, या टू सो ऑन है। अब यहां पे हम ये कैसे देखेंगे कि K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल हम एक फार्मूला यूज करते हैं 2n² वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। अगर K की बात करें तो K के लिए जो n नंबर है वो 1 है, पावर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और अगर हम यहाँ पे L शेल की बात करें तो L के लिए भी सेम फार्मूला 2n²। तो K के लिए L के लिए जो n की वैल्यू है वो 2 है, पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। कि जो हमारे पास यहाँ पे L शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर अगर हम M की बात करें तो M शेल के अंदर 2n² का फार्मूला पुट करें तो 3 पावर 2 ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस फार्मूला से आप उनको डील कर सकते हो। दूसरा है हमारे पास ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, S P D and F। S P D and F। S contains 2 electron, P contain 6 electron, D contain 10 electron and F contain 14 electron। S P D and F। अब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो वो तो आपको 2 8 18 32 56 इस तरह से आ जाएगा।
और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, दैट इज n+l रूल, दैट इज n+l रूल, n+l रूल। इस रूल से हम किसी भी एटम की एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। n आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दूसरा जो l है वो आपके पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिफरेंस। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट, कि जिसकी एनर्जी लोअर है वो सबसे पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी कम है वो सबसे पहले हम फिल करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पे अपना n+l रूल, कि n+l रूल से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे कर सकते हो। तो n+l से हम कुछ नंबर्स देखेंगे। तो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब यहां पे जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है l के साथ, किसके साथ, स्मॉल l के साथ। तो यहां पे s का जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो 0 है, p के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 है, d के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 है, और f के लिए जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो 3 है। तो रूल क्या है, n+l। According to this rule, the orbital which have lowest n+l value will be filled first। जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम है उसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब यहां पे अगर हम बात करें तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, अगर p की बात करें p 2p 3p 4p 5p 6p और 3d 4d 5d 6d। फिर अगर हम देख लें यहां पे 4f 5f 6f, ये हमने कुछ नंबर्स दिए इन ऑर्बिटल्स को। जैसे s के लिए हमने 7 तक दे दिए, p के लिए हमने भी 6 7 तक दे दिए, d के लिए हमने 6 तक दे दिए, 4 का हमने 6 तक दे दिया, कोई भी नंबर। अब यहाँ पे हमने एक टेबल में ये चीज ड्रॉ करनी है। इधर आ गया आपके पास n+l और इधर आ गया आपके पास ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जरूरी है। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 1s। अब 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और s के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। यहाँ पे अगर मैं 2s लिखूं, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s की वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पे अगर मैं 4s लिखूं तो 4 आ गया और s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। फिर यहाँ पे 2p से कोई से मैं उठा लेता हूं, 2p
2p में हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और इसका ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर 1 है। फिर मैं यहाँ से 3p उठा लेता हूँ। 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर इसके लिए 1 है। 4p हम उठा लेते हैं, तो 4p में 4 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर इसका 1 है। अब जब मैं इनको अगर लिखता हूँ, क्योंकि d का भी एक आध हम लिख देते हैं, हमारे पास 3d है, तो 3d में 3 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और 2 इसका ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर। अब n प्लस l में ये आ गया 1 2 4 3 4 5 5। अब जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिल करेंगे। जिसकी एनर्जी कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल किया जाएगा। अब देखो 1s की एनर्जी सबसे कम है तो सबसे पहले 1s, फिर 2s की एनर्जी 2s, फिर उसके बाद यहां पे आप देखें कि 4s की एनर्जी 4 आ रही है और 2p की एनर्जी 3 आ रही है, तो यहां पे नंबर कम किसका है, 3 का, 2p का, तो आ जाएगा आपके पास 2p। उसके बाद फिर हमने देखा 3p की एनर्जी और यहाँ पे 4s की एनर्जी इक्वल है। 3p की और 4s की एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे हम फिर देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। फिर जिसका प्रिंसिपल अगर n प्लस l वैल्यू सेम आए, n प्लस l वैल्यू अगर सेम आए तो फिर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कंसीडर करोगे। तो यहां पे हम यहां पे लिखेंगे 4s। क्या लिखेंगे यहां पे हम 4s, बल्कि यहां पे हमें 3s नहीं लिखा, तो 3s भी हमने यहां पे देखना है। अगर मैं यहां पे 3s लिखूं तो ये 3 वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 वैल्यू आएगी। तो यहां पे 2p के बाद हमारे पास आ जाएगा 3s। क्या आ जाएगा, 3s। और अगर मैं यहाँ पे 4s 3p की वैल्यू देखूं तो 4 आ रही है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, तो 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p एंड 3s, ये आ गया आपके पास। तो अब इस n प्लस l रूल को आपने इस तरह से फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपने ये देखना है जिसकी एनर्जी यहाँ पे कम आ रही है वो पहले फिल होगा। अगर दो की एनर्जी सेम आ रही है तो फिर आप वहां पे उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखोगे। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी फिलिंग सबसे ज्यादा पहले होगी, उसकी फिलिंग सबसे पहले होगी। अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आती है, अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर हम यहाँ पे उसको कंसिडर करेंगे जो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे हम प्रॉपर एक फुल टेबल ड्रॉ करते हैं। उस टेबल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो उसके रूल्स हैं उसको ड्रॉ करेंगे। मैंने पहले कहा कि हम स्टार्ट लेंगे S से, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 2p 3p 4p 5p 6p 7s आ गया और 7p आ गया, 4d 5d 6d 4d 5d 6d 7d, फिर आ गया आपके पास 5f, फिर आपके पास क्या आ गया ये सॉरी ये जो हमारे पास है d 3 से स्टार्ट होगा, तो 3d 4d 5d 6d 7d, फिर 4f 5f 6f एंड 7f। तो ये हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट आ रही है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है और ऑर्बिटल का नाम भी है। अब n प्लस l रूल कैसे इन पे अप्लाई होगा। अच्छा ये इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने p के साथ 2 लिखा 1 क्यों नहीं लिखा, d के साथ 3 लिखा 2 क्यों नहीं लिखा 1 क्यों नहीं लिखा, मैंने f के साथ 3 भी नहीं लिखा 2 भी नहीं लिखा 1 भी नहीं लिखा। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो k l m n थे, k l m और n,
K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और S में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका सब शेल एक ही होगा। L में आपके पास 6 कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो इसमें 2s में 6p में तो sp आ गया। M में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2s में 6p में जो कल हमने स्टडी किया भी है, 6p में आपके पास आए तो 10d में तो टोटल 18, तो n में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2s में 6p में d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन, तो 32 कंप्लीट हो रहे थे। तो अब जो p स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड से शेल से स्टार्ट हो, इसलिए हमने इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रखा, 2 रखा। और m जो है वो स्टार्ट हो रहा था आपके पास कहां से, तीसरे सब शेल से, तो यहां पे हमने फिर d के साथ क्या लिखा, 3 लिखा, 3 से स्टार्ट किया इसका। और f हमारे पास 14 में आ रहा था, तो हमने यहां से 4 से स्टार्ट किया इसको। अब हम बात करते हैं किसकी, n प्लस l वैल्यू। मैं यहां पे लिखता हूं 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। उसके बाद नंबर आ जाएंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। फिर आगे यहाँ पे मैं इसको आगे ड्रॉ कर देता हूँ। d में हमारे पास आ जाएगा 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। तो f आ जाएगा 4f, 5f, 6f, 7f। यहाँ पे हमने जो जहाँ पे डिजिट लिखे थे वो हमने वहां पे भी ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5 सारे हमारे पास कंप्लीट आ गए। अब हम देखेंगे इसकी n प्लस एल वैल्यू। देखो मैंने पहले कहा था s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है। तो 1s है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, और s के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 4 प्लस 0, 5 प्लस 0, 6 प्लस 0, 7 प्लस 0। अब आ गया हमारे पास p ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 2 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर इसका क्या है, 1 है। 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, 6 प्लस 1, 7 प्लस 1। आगे आ जाते हैं d में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका, 3 है। एजिमुथल क्वांटम नंबर d के लिए 2, फिर 4 प्लस 2, 5 प्लस 2, 6 प्लस 2, 7 प्लस 2। फिर हमारे पास f वाला आ गया, f के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। 4 प्लस 3, 5 प्लस 3, 6 प्लस 3, 7 प्लस 3। अब यहाँ पे इसके टोटल लेते हैं, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और आपके पास 7। 2 प्लस 1 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 एंड 10। अब हमारे पास n प्लस एल वैल्यूज आ गई। हमारे पास क्या आ गई, n प्लस एल वैल्यूज यहां पे इस टेबल में मौजूद है। अब सबसे पहले आप देखो इस पूरे टेबल में, उस साइड को बाद में देखेंगे, 4 तक यहां हम देखते हैं, तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, 1s की। तो 1s को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले फिलिंग इसकी होगी। उसके बाद जो ज्यादा वैल्यू है वो 2s की है, तो 2s आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो 3s की आ रही है, 1s 2, 2s 2। फिर हमारे पास किसी वैल्यू आ रही है 2p की। देखो 2p की यहाँ पे 3, और ये हमारे पास क्या आ रही है 3। दोनों का n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम फिर किसको देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। 3s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3 है। 2p के लिए क्या है, 2 है। तो जब दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम होगी तो हम उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है। तो बच्चों यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है,
n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है तो हम फिर उसको पहले लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2p, 1sp हो गया, 2sp हो गया और फिर 2p। अब नेक्स्ट वैल्यू फिर हमारे पास 3s आ रही है, 3 के बाद 4 आ रही है, तो हम फिर डायरेक्ट 3 पे जाएंगे, तो 2p के बाद आ जाएगा 3s, 2p के बाद क्या आ जाएगा 3s। अब 3s भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू 4 ये है, एक वैल्यू 4 हमारे पास ये है। अब दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 3p की आ जाएगी, तो 3p। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4s, उसके बाद क्या आ जाएगा 4s। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, तो 4s के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 4p आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो 5 की वैल्यू है वो किसकी आ रही है 3d की, किसकी आ रही है 3d की, और यहाँ पे हमारे पास किसकी आ रही है 5s की। अब दोनों की वैल्यू 5 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो किसका कम है 3d का, तो 3d यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। बल्कि 4p जो है वो बाद में आएगा, वो 3d फिर उसके बाद आपके पास 4p आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें आपके पास क्या आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 4p के बाद इसकी जो 4p की वैल्यू थी वो 5 थी। अब नेक्स्ट जो वैल्यू हम देखेंगे 6 आ रही है, वहां पे 3d भी हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने 4p भी लिख दिया, नेक्स्ट वैल्यू 6 आ रही है, तो ये 5 रह गया हमारे पास, तो उसमें 6 इसमें 5, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5s, क्या आ जाएगा हमारे पास 5s आ जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू हम देखेंगे 6, तो यहां पे देखो ये वैल्यू भी 6 आ रही है, ये वैल्यू भी आपके पास 6 आ रही है, तो यहां पे फिर देखेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 4d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है कम है, तो हम उसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए 6 की वैल्यू आपके पास यहां पे फॉलो हो रही है, तो यहां पे 5p का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6s से कम है, तो 4d के बाद 5p, 4d के बाद 5p आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 6 वैल्यू कहीं पे है, तो 6 वैल्यू अब हमारे पास कहीं पे मौजूद नहीं है, तो हम उसके लिए फिर यहां पे लिख देंगे 5p के बाद 6s। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 7, तो 7 5d के लिए भी आ रही है, और 7 हमारे पास 7s के लिए भी आ रही है, और यहाँ पे 6p के लिए भी वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। तो इन तीनों में से 7s में से 6p में से और 5d में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है, तो हमारे पास यहाँ पे 5d का कम है, तो 6s के बाद आ जाएगा 5d, 6s के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 5d। अब नेक्स्ट 7 वैल्यू 7s की है और 6p की है, तो 6 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, तो 6p ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद 7 वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है 4f की आ रही है, तो 4f में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है कम है, तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुई हमसे वो ये हुई कि हमने यहाँ पे 7 वाले नंबर्स में ये देखना है, 7 वाले नंबर्स में हमने कौन कौन सा देखा 6p पहले लिख दिया, फिर हमने 7 वाले में यहाँ पे 5d पहले लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 4f पहले आएगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, तो 5d से पहले हमने क्या लिखना है 4f, तो 5d फिर 6p आ गया। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे। तो ये n+l रूल है, बोर्ड में भी अक्सर इसमें क्वेश्चन अगर आ जाए n+l रूल से, तो n+l रूल से आपने ऐसे लिखना है। लेकिन अब मैं आपको इसकी जो शॉर्ट टेक्निक है वो बताता हूं कि शॉर्ट में आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे। ये n+l रूल इसलिए समझाया कि बाद अगर वो n+l रूल के मुताबिक आपसे पूछ ले तो आपको क्लियर हो कि n+l में अगर n+l रूल की वैल्यू सेम हो, n+l की वैल्यू सेम हो, तो फिर आप किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो जिसका क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो कम होगा। अब हम अपने नॉर्मल रूल की तरफ आते हैं, जो स्टूडेंट की आसानी के लिए बनाया जाता है, जो IUPAC या केमिस्ट्री वालों ने एक्सप्लेन नहीं किया होता। तो यहां पे मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल, या आप डिग्री भी कर सकते हो, डिविजनल पब्लिक स्कूल, और फिर आखिर में आ जाएगा फेडरल
डिविजनल पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट जो यहां पे आप देखो एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, ये पहले पहले वर्ड्स इनके उठाएंगे। जो भी आप यहां पे देखोगे उसको 2 टाइम्स लिखोगे। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। हर एक यहां पे जो अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट को 2 टाइम। जैसे स्कूल है तो इट विल बी रिटन एज 2 टाइम, पब्लिक स्कूल है तो इट विल बी रिटन एज 2 टाइम, पब्लिक स्कूल एंड पब्लिक स्कूल। फिर 2 दफा लिखने के बाद ये देखो हमने ये 2 दफा लिखा, ये हमने 2 दफा लिखा। उसके बाद हम जाएंगे डिविजनल पब्लिक स्कूल, तो डी पी एस ये हमने 1 दफा, और डी पी एस ये दूसरी दफा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एफ डी पी एस 1 दफा, एफ डी पी एस ये दूसरी दफा। हर एक वर्ड के पहले अल्फाबेट को आप 2 दफा लिखोगे। अब इससे पहले जो मैंने कहा था एस स्टार्ट होता है 1 से। एस कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, और 1 से ये जितने तक मर्जी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद मैंने कहा था पी सेकंड शेल में होता है तो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 4 5 6 7। फिर मैंने कहा डी जो है वो थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 3। तो 3 के बाद 4 5 एंड 6। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एफ। एफ फोर्थ शेल में आता है तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 5, क्योंकि यहां तक आपके सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहां पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्या करनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आगे, F में 14। तो इस तरह आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेट्स से हम यहीं पे किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो मेरे पास कोई भी x एलिमेंट है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 32। कितने हैं? 32। तो काउंट करें, 2 4 10 12 18। 18 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? 20। 20 के बाद आ गया 10 30, और P में कितने आ जाएंगे? 2। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन इसकी है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस एलिमेंट की। यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी यहां तक आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स की हम ये बात कर रहे हैं। अक्सर बोर्ड में इस तरह से होता है कि कुछ ऐसे आपके पास एलिमेंट्स हैं जिसमें 4s2 और 3d9 आता है, या बाज ऐसे हैं जिनमें 4s2 और 3d4 आता है। अब ये जो 2 केसेस हैं, इन 2 केसेस से ईटा में एमसीक्यूज आता है। इन 2 केसेस में ईटा से एमसीक्यूज आता है। ये 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। यहां पे शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और ये बन जाएगा 4s1 और 3d5। ये बन जाएगा आपके पास 4s1 और 3d10। अब इस पे गौर करना, ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास जो ऑफ्टर प्रिंसिपल है, जो हुंड्स रूल है, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स हैं, उनके मुताबिक हमें ये चीज पता चलती है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जो हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, या जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, जो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, वो स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टेबल। अब देखें s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये कंप्लीटली फिल्ड, और अगर एक आए तो हाफ फिल्ड। d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और अगर ये हाफ फिल्ड हो तो d5 हो जाएगा। f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर ये हाफ फिल्ड हो तो ये क्या हो जाएगा? f7 हो जाएगा। और हमारे पास
जो p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आता है, अगर ये हाफ फिल्ड हो जाए तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो है वो स्टेबल होते हैं। अब यहां पे गौर करें, ये 3d9 ना तो कंप्लीटली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है। अगर यहां से s अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दे, अगर यहां से s अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर दे, s हाफ फिल्ड हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड। तो दोनों आपके पास क्या है, स्टेबल है। तो सिर्फ एक दो केसेस ऐसे हैं जब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, या कहीं पे भी हम बात करें, कहीं पे भी आपके पास अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए NS2 और ND9 या NS2 ND4, तो हम क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे d में, ताकि इस केस में दोनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे। और इस केस में एक हाफ फिल्ड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो दोनों स्टेबल। तो सिर्फ ये दो केसेस ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डिफरेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एमसीक्यूज इस पे आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रॉन गिनो यहाँ पे 10 12 18 20 और ये 29, क्या आ गया 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज, तो मैं यहां पे अगर लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, फिर यहीं पे अगर हम कर दें इसको आर्गॉन लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, आर्गॉन, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3s2 3p6 4s1 3d10। और सी ऑप्शन अगर हमारे पास आ जाए, सी ऑप्शन कि 3s2 आर्गॉन के बाद 3p6 4 3d10 और 4s1। अब यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, कि डी को हम पहले लिख देंगे, डी को हम लिखने में पहले लिखेंगे, लेकिन फिलिंग जो है वो एस में सबसे पहले होगी। फिलिंग की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की बात कर रहा हूं। तो 3D पहले लिख दिया जाएगा, 3D पहले। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी करेक्ट है, लेकिन यहां पे सी ऑप्शन किस वजह से आया कि डी कंप्लीटली फिल्ड है उसको हमने पहले लिख दिया और एस हाफ फिल्ड है उसको हमने बाद में लिख दिया। लेकिन फिलिंग के वक्त एस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएंगे फिर डी में जाएंगे, वो बाद में इनकी ट्रांजिशन होती है कि ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और ये हाफ फिल्ड हो जाए। तो ये ईटा का एमसीक्यूज आता है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, इस तरह का क्वेश्चन ईटा में आता है। इस पूरे जो समझाने का मतलब ये था कि वो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप सिंपल देख लो कि अगर आप इसको पढ़ो तो ये 3d9 है और ये 4s2 है, तो आपको अगर ये चीज पता है कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो है वो स्टेबल होते हैं, तो आप इजीली यहां से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। और जिसमें कंप्लीटली फिल्ड होगा उसको पहले लिखोगे, 4s1 को बाद में लिखोगे। तो ये आपके पास ईटा का एमसीक्यूज है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्लियर हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ionization energy basically the amount of energy required to make an element into its ion, to make an element to its ion। या इसकी जो आसान डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी, IE, इसका दूसरा नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल और तीसरा नाम क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तीनों नाम एक ही टॉपिक के हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, द मिनिमम amount of energy required to remove an electron
from the valence shell of isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom नाम से जाहिर है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कि आपने किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को आयन में कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास यहां पे है सोडियम, और सोडियम है सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में आप उसको आयनाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? गैस के अंदर। किसके अंदर? गैस के अंदर। नाउ सोडियम गैस इज एन आइसोलेटेड एटम, it contain one electron in its valence shell. So the minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of isolated gaseous atom is called as ionization energy. So the energy required will be 496 kilojoule per mole plus. प्लस क्यों? कि हमने एनर्जी प्रोवाइड की, हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। हम यहां पे अगर सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, फ्रॉम द वैलेंस शेल टू मेक द एलिमेंट पॉजिटिव, टू मेक द एलिमेंट पॉजिटिव। अब ये मोनो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपके पास डाई पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपके पास ट्राई पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मोनो पॉजिटिव होगा तो उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, डाई पॉजिटिव होगा तो उसको हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और अगर हमारे पास ट्राई पॉजिटिव होगा तो उसको हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो मोनो पॉजिटिव मीन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और याद रखना, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एनर्जी आपके पास अगर 496 है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त इसके डबल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर यहां से ये रिमूव होके आपके पास पॉजिटिव बनेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन तो अंदर तो नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस की ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लोज हो जाएंगे, तो यहां से फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तीसरे की एनर्जी उससे भी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम मैग्नीशियम की एग्जांपल लें, मैग्नीशियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो 746 है, और इसी में से अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं उसी शेल, वैलेंस शेल में से, तो ये 1486 या 92 समथिंग जी किलो जूल पर मोल आते हैं, मतलब डबल ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। रीजन अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। रीजन क्या है? इनकी अट्रैक्शन आपस में ज्यादा हो जाएगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की एनर्जी अगर 746 है तो उसी एटम के उसी वैलेंस शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उसके डबल होगी, कि अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी, यहां से अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो एनर्जी यहां पे हमें डबल रिक्वायर्ड होगी। और तीसरा निकालोगे तो उससे भी एनर्जी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी एनर्जी। चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4वीं 5वां इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, वो फिर 3 गेन करता है। ये था हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी।
फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पे बात करते हैं हम फैक्टर्स की। वो कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करेंगे? द फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अब देखें, एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की। तो ये मेरे पास है न्यूक्लियस, ये मेरे पास है डिफरेंट शेल्स। अब मैंने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालना है, तो ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस का वैलेंस शेल तक, इसको कहते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। और मेरे पास यहां पे दूसरा एक एटम है, तो यहां पे डिस्टेंस देखें आपके पास क्या है, कम है। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल। तो एटॉमिक साइज जो है उस फैक्टर को क्या करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, मतलब यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। देखो साइज ज्यादा है तो इनकी अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। इंटरेक्शन क्या होगी इनकी, कम होगी। जब इंटरेक्शन कम हुई तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अब ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब देखो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, 10 प्रोटॉन इसको खींच रहे हैं, और यहां पे 20 प्रोटॉन खींच रहे हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने की। और जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज ज्यादा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। और जो लास्ट फैक्टर है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट है क्या? अब कोई भी हमारे पास यहां पे शेल मौजूद है, इस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के अंदर भी हैं। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो सबके लिए इक्वल है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो सबके लिए इक्वल है, लेकिन होता इस तरह से है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ढाल बन जाते हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ना हो। जैसे मैं यहां पे अगर खड़ा हूं, ये अगर मेरे पास से मार्कर है और ये एक साइड पे मार्कर है, तो मैं अगर दूसरे मार्कर को देखना चाहता हूं तो जो पहला मार्कर है यहां पे, ये मुझे यहां पे रोक रहा है कि मैं उसको ना देख पाऊं। तो मतलब कि दिस मार्कर शील्ड्स द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फ्रॉम माय साइड टुवर्ड दैट मार्कर। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्ड करेंगे किसकी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को, कि वो बाहर तक ना जाए। दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। तो ये आपके पास क्या है, तीसरा फैक्टर है। द थर्ड फैक्टर इज शील्डिंग इफेक्ट, कि जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना शील्डिंग इफेक्ट आपके पास ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अट्रैक्शन कम हो गई है तो इनका आपस में ताल्लुक वीक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना यहां से आसान हो गया। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि फिजिकल एकेडमी बंद होने वाली है।